हेलो इंस्ट्रक्टर, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसको आगे से लेके जाते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं आज उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कुल 8 अध्याय व 100 धाराएं और 3 अनुसूचियां हैं। कितने? 8 अध्याय, 100 धाराएं तथा 3 अनुसूचियां हैं। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर कितने रुपए का संदाय किया जा सकता है? तो देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इसकी एक धारा है, धारा 46 के 1(4) के अनुसार मृत व्यक्ति या बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर व्यय के लिए संदाय की राशि 100 रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसे संदाय के लिए दावा बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के पास 3 मास के यानी 3 महीने के भीतर आपको भेजना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 100 रुपए होगा। अब इसमें हमें 5th क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करने के लिए हम देखते हैं, अध्याय 5 प्रसुप्पता से रिलेटेड है, ये सही है। अध्याय 5A में अंत हिताधिकारियों के लिए स्कीमें दी गई हैं। अध्याय 6 में विवादों और दावों का न्याय निर्णयन किया गया है। अध्याय 7 में सत्यों के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोक्ता से दिए धन की वसूली का तरीका कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की किस धारा में प्रदान किया गया है? तो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, जिसमें दे धन की वसूली का तरीका धारा 8 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत बीमा निधि का क्या अर्थ है? तो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बीमा निधि का अर्थ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड है, जो उपधारा 2 के धारा 6C के अंतर्गत आता है। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, बीमा निधि का मतलब ये होता है। राज्य शिक्षुत परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? देखिए, राज्य शिक्षुत परिषद की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य शिक्षुत परिषद में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष तथा सरकार द्वारा निर्धारित सदस्य होते हैं। तो ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति को शिक्षु के रूप में रखे जाने के लिए योग्यता क्या होती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति शिक्षु का मतलब होता है ट्रेनी या सीखने वाला, कब बन सकता है? कोई भी व्यक्ति तभी बन पाएगा जब उसके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे या नॉलेज होगी, है ना, या उसके पास उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा। तो कोई भी व्यक्ति शिक्षु के रूप में रखे जाने के लिए योग्यता क्या होगी? शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, सही, ठीक है, और निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखता हो, है ना। व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु का ना हो, बिल्कुल सही बात है। जोखिम भरे उद्योग होने पर 18 से कम आयु का ना हो, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्योग का नियोजक किन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षु के रूप में रखने के लिए सीट रिजर्व रखेगा? देखिए, अनुसूचित
और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, इन सभी के लिए सीट रिजर्व रखी जाती हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी के लिए। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अल्प व्यय व्यक्ति से, देखिए आज की जो मैंने एक क्लास ली थी क्या कहते हैं कारखाना अधिनियम 1948, उसके बारे में उसमें मैंने आज चर्चा की थी कि अल्प व्यय व्यक्ति क्या होता है। अल्प व्यय व्यक्ति वो होते हैं जो 14 साल से ऊपर की एज के हों तथा 18 साल से कम उम्र के हों, या तो बालक हों अगर 14 साल से ऊपर के हैं, या तो कुमार हों यानी 18 साल से अंदर के हैं। तो आंसर सी इसका सही होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था जो भी मैं क्लास आपको दूंगा और जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और जो आप प्रैक्टिस सेट मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं या भविष्य में जो सॉल्व करेंगे उनमें आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी होगी वो देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। हम फुल कोशिश करेंगे आपको अपना बेस्ट देने की। थोड़ा फैसिलिटी का अभाव है जिसकी वजह से हमें इस तरीके से आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियोस हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइए, आप सिर्फ कंटेंट पर फोकस करिए। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। देखिए आज की क्लास में कारखाना अधिनियम 1948 में मैंने आपको आज ये भी पढ़ाया है कि शक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। तो शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि यंत्र द्वारा जो उत्पन्न होगी एनर्जी वो शक्ति कहलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। कारखाना अधिनियम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कर्मकार के अंतर्गत नहीं आता। ये भी क्वेश्चन मैंने आज आपको पढ़ाया है कि कर्मकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मेरी क्लास से आप जुड़े रहें, मैं आपको एकदम एक्यूरेट डिटेल, एक्यूरेट मटेरियल और बेहतरीन आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि 1948 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कर्मकार के अंतर्गत नहीं आता। तो मैंने आपको बताया था कि कर्मकार, देखिए 1948 की धारा 2 के अंतर्गत आता है कि कर्मकार एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में, है ना, या मशीनरी या विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर के किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाशील विषय वस्तु के प्रासंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य प्रकार के काम में मुख्य नियोजक की जानकारी में या इसके बिना सीधे किसी अभिकरण में जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी है द्वारा उसकी मार्फत और चाहे पारिश्रमिक या उसके बिना नियोजित हो, किंतु संघ के सशस्त्र बल पर कोई सदस्य इसके अंतर्गत नहीं। देखिए सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कर्मकार होता है ना, कर्मकार जैसे कोई भी निर्माण चल रहा है, यही कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो वहां पे जो एम्प्लॉय होगा तो वो तो कर्मकार के अंतर्गत आएगा, लेकिन कर्मकार के अंतर्गत इसमें पूछा है कौन नहीं आएगा, तो संघ के सशस्त्र बल का सदस्य, ये लोग कर्मकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। आशा करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत दो या अधिक कारखानों को एक कारखाना घोषित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। देखिए कारखाना अधिनियम 1948 में क्या है, अगर दो कारखाने हैं, मान लीजिए ये एक कारखाना 1 और ये कारखाना 2, इन दोनों को एक कंबाइंड कारखाना बना के, कॉमन कारखाना बना के बनाने की जो शक्ति है वो किसे है, वो राज्य सरकार को ये शक्ति प्राप्त होती है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो उन दो कारखानों को कॉमन एक कारखाना बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार लोक उपताप के दौरान छूट देने, तो कामगार प्रतिकर अधिनियम 1923 में कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं। तो कामगार प्रतिकर अधिनियम में 36 धाराएं व 4 अध्याय हैं।
आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए यहाँ पे कामगार प्रतिकर अधिनियम बोला गया है 1923, और जो हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पढ़ा था वहां पे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 पूछा था। उसमें कुल 8 अध्याय और 100 धाराएं और 3 अनुसूचियां हैं। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। यहाँ पे कामगार प्रतिकर अधिनियम 1923 है, यहाँ पे कितने 36 धाराएं और 4 अध्याय हैं। आशा करता हूँ ये चीज आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस अधिनियम के तहत नियोक्ता किसी भी चोट के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कामगार की कुल व आंशिक अक्षमता कितने दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं हो सकती। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कहने का कि अगर कोई कामगार यानी काम करने वाला व्यक्ति किसी कारखाने में काम कर रहा है और उसे चोट लग जाती है, तो वो जो नियोक्ता यानी कि जो उसका मालिक है वो उसे मुआवजे का भुगतान किस कंडीशन में नहीं करेगा। अगर वो उसकी 3 दिन से कम अगर उसके दिन होते हैं तो वो उसे जो है मुआवजे का भुगतान नहीं देते हैं। अगर वो 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा काम करने के बाद उसे कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चोट लगती है, तब वो नियोक्ता उसे पैसे का भुगतान करते हैं। ठीक है, तो ये मुआवजा इस कंडीशन पे मिलता है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के किस धारा में प्रतिकर परिभाषित है? तो ये जो प्रतिकर शब्द है वो धारा 2 में परिभाषित है। स्कैटर डायग्राम, देखिए स्कैटर डायग्राम होता क्या है मैं आपको पहले थोड़ा बता दूं। विकर्ण आरेख एक सं- सांख्यिकी साधन है। स्कैटर डायग्राम देखिए 2 चरों में बनता है, एक एक्स प्लेन और एक वाई प्लेन में। स्कैटर डायग्राम ये होते हैं, एक ये हो गया, ये आपका स्कैटर डायग्राम है। तो ये वाई हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो स्कैटर डायग्राम चरों कितने चरों के बीच के संबंध को दिखाता है? तो देखिए एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे, यानी कि 2 चरों के बीच के संबंध को दिखाता है। TQM का फुल फॉर्म क्या है? TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन एक संगठन स्तर पर गुणवत्ता का प्रबंध करता है, तो इसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोला जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म TQM है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली ने नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली ने विगत 30 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारण नहीं है?